फिर आपका जो सब्जेक्ट MEEC 501 है, ठीक है, उसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का ही था। उन्होंने ये पूछा कि लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिड ओनली डिमांड डज नॉट चेंज। इसको हमें एक्सप्लेन एलेबोरेट करना है। ये था क्वेश्चन पूछा जस्ट कि लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिड ओनली इफ डिमांड डज नॉट चेंज। इस चीज को आप एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, इस लाइन का जस्ट यही मतलब है कि आपका ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी आपका अप्लाई होगा या वैलिड होगा जब क्या होगा कि जो आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है वो जस्ट प्राइस के कारण हो रहा, और जो हमारे हॉल फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे। बस इतनी सी चीज कह रही है लाइन कि आपका लॉ ऑफ डिमांड तभी वैलिड है कि जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज किस कारण हो रहा है, प्राइस के कारण, और हॉल फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। बट अगर आपका प्राइस के अलावा जो हमारे हॉल फैक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं हॉल फैक्टर, जैसे इनकम होगी कंज्यूमर की, उसके टेस्ट प्रेफरेंस हो गए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, ठीक है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हो गए, नंबर ऑफ बायर्स, अगर इनमें चेंज होगा तो फिर क्या बोलते हैं, हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज करा। तो पेपर में जब आप पे क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है कि पहले आपने आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है वो लिख देना है, कि आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है वो चीज लिख देनी है आपने। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ऐसे शुरू होता है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है देयर देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मीन्स कि इफ प्राइस increases the demand falls and vice versa, ठीक है। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड यह कहता है कि आपकी हर चीजें कांस्टेंट, और वो चीजें कांस्टेंट कौन कौन सी होती है, इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर लिख भी लो कि तभी अप्लाई होगा, बाकी जब इन चीजों को क्या रहना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिड व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अभी हम जानेंगे कि हॉर फैक्टर हमारे क्या कांस्टेंट होते हैं। बस उससे पहले आप ये जान लो कि आपका लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि हॉर चीजें कांस्टेंट रहेगी। आपका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो हम करते हैं कमोडिटी की, अर्थात कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और वहीं पर अगर आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब जो हमारी अदर चीजें कांस्टेंट रहनी है वो कौन कौन सी है, तो आपका लिखोगे आप, एक तो जो कंज्यूमर है, लिखोगे ऐसे, कंज्यूमर्स इनकम रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। फिर उसके टेस्ट हो गए, प्रेफरेंसेस हो गए, वो भी कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। फिर आप ये भी लिखोगे जो आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। जो उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उनको भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रहनी पड़ेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अब यही सोचो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में आप ऐसा लगा लो आपका कि अगर लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे कि अगर प्राइस बढ़ा भी देगा उसको और डिमांड कर लेंगे। तो यही है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसका टेस्ट प्रेफरेंस, रिलेटेड उसके प्राइस, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट, और आपकी क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो नंबर ऑफ बायर है ना, नंबर
और बायर्स रिमेन कांस्टेंट। बस, तो बस यही है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा। अब थोड़ा सा इस डायग्राम पे आ जाओ, इससे आपको और चीज होगा। तो हमारा क्वेश्चन बस इसी चीज को कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। उसने कहा अगर हम ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज किसके कारण हो रहा है, और चीजों के कारण होगा, तब तो डिमांड कब में शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैलिड तब होगा जब ये चीज होगी, अगर ऐसा होगा तो तब इनवैलिड हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। अब देखो वैलिड के लिए क्या होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड आपका तभी अप्लाई होगा जब आपका प्राइस में चेंज होता है, तब क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा, तब क्या होगा, सेम डिमांड कम में रहेगा। बट अगर क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में क्या हो रहा है, और फैक्टर्स के कारण हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई नहीं होगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर मैंने प्राइस दिखाई इधर पे वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड। तो बस इसमें क्या करा, जैसे प्राइस में चेंज हो रहा तो तो तब क्या होगा, आपके चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या दिखेगी, आपको सेम डिमांड कब में दिखेगी, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अगर वो कह रहा है शिफ्ट डिमांड कब में क्यों हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रही है डिमांड में, वो आपके और फैक्टर्स से हो रही है, तब आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। जस्ट इतना ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया मैंने, आपको लिखा यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका मीनिंग, ठीक है। फिर क्या चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, मैंने आपको वो बताया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि इस तरीके से कि जब वैलिड तब होगा जब ऐसा होगा, और इनवैलिड हो जाएगा अदरवाइज डिमांड कम में ही शिफ्ट हो जाएगा अगर हॉल फैक्टर के कारण आपका डिमांड जो है चेंज होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैं इसमें आप लोगों के साथ जो सब्जेक्ट है हमारा MAEC 501 उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। मैंने आपके साथ इसमें यूनिट 3 ली थी। तो यूनिट 3 में हमारे पास 4 चैप्टर थे आपका, ठीक है। उसी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। तो एक हमें प्रीवियस ईयर में ही आपका जो दिसंबर 2024 का पेपर है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि हमें एग्जामाइन क्रिटिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी थी कि हमें मतलब जो आपका कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूछा गया था। पूछा ये गया था आपका क्वेश्चन की, वो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको क्या था। इंग्लिश में ये था कि examine critically the concept of consumer surplus, what is its significance in economic analysis। ये आपका दिसंबर 2024 के पेपर में 19 मार्क्स का पूछा गया है। हिंदी में आपका क्वेश्चन है कि उपभोक्ता बचत की धारणा की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए और आर्थिक विश्लेषण में इसका महत्व बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखो जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि जैसे उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि भाई कंज्यूमर सरप्लस को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो आप किसके रेफरेंस पे बताओगे, ये अल्फ्रेड मार्शल का जो आपका अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, वो बताओगे, क्योंकि इनको फादर भी कहा जाता है आपका किसका, कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट का। और इन्होंने हमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, एक चीज को याद रखना, इन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में मतलब नंबर में ना, तो इन्होंने हमें वो दिया था, क्या बोलते हैं उसे, कार्डिनल अप्रोच भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। वैसे मैंने आपके साथ चैप्टर में डिस्कस कर रखा है डिटेल में, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इनका क्वांटिटेटिव अप्रोच था, क्योंकि ये क्या मानते थे कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, ठीक है। तो एक कार्डिनल अप्रोच दिया था इन्होंने। ये इनका काफी क्लासिकल व्यू था। बाद में क्या है, हिक्स आए थे और जो आपके एलन आए थे, उन्होंने उसको रिफाइन किया था, और उन्होंने बाद में उसको क्या दिया था, आईसी जो कर्व है उसको हम उससे हमें कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को समझाया, ठीक है, हिक्स ने एलन के द्वारा, ठीक है। वो बाद में आए थे, ये तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे। आपके अल्फ्रेड मार्शल आपके कैसे थे, क्लासिकल क्लासिकल व्यू ये था कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो चलो अब आ जाते हैं आपका, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जब आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको कंज्यूमर सरप्लस क्या बोलते हैं, अगर नाम नहीं दे रखा तो आपको मार्शल के रेफरेंस में ही बताना पड़ेगा। हाँ, अगर स्पेसिफाई करके पूछ ले कि भाई हिक्स का बताओ तब अलग बात है, वरना आपको ऐसे करके बताना है। तो देखो इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो आप 19 मार्क्स का क्वेश्चन आप क्या करेंगे, एजम्पशंस भी लिख देंगे, उसकी थोड़ी बहुत फिर लिमिटेशन भी लिख देंगे, और इम्पोर्टेंस भी पूछिए तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 19 मार्क्स का क्वेश्चन
आप 5-5 6-6 पॉइंट दोनों तो तीनों चीजों के लिख देंगे, एजम्पशन, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। पहले हम समझ लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जिसे उपभोक्ता बचत भी कहते हैं। सिंपल बस इस फॉर्मूले से समझ लो आप कंज्यूमर सरप्लस का, कि ये आपका कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर क्या इच्छुकता देने के लिए और एक्चुअल में उसने क्या पे किया, उसी को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। हमेशा क्या है कि इसमें जो इच्छुक है वो देने के लिए वो अमाउंट ज्यादा होता है किससे, जो उसने एक्चुअल पे किया। तो इस तरीके से ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई आप पेन लेने के लिए गए, आप उसके लिए 50 रुपए देने के लिए तैयार हो, बट जब आप दुकान में गए आपने वास्तविक में क्या 30 रुपए का भुगतान किया, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या आ गया, विलिंगनेस टू पे क्या थी आपकी 50 मैक्सिमम, आप 30 रुपए दे के आए तो 20 रुपए क्या है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कंज्यूमर को मिलता है जब उसकी पे करने की इच्छा ज्यादा होती है किसी प्रोडक्ट के लिए, एक्चुअल प्राइस कम पे करता है। तो इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड द एक्चुअल अमाउंट द कंज्यूमर पे। ठीक है, मतलब अधिकतम देने की इच्छा और जो वास्तविक भुगतान के बीच का अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, उपभोक्ता बचत कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें एजम्पशंस पे आ जाते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जब आपसे पूछेंगे तो आप मार्शल का इसमें एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो देखो उन्होंने पहले यही माना था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। ठीक है, मतलब ये ऐसा एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस में कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको मतलब यूटिल्स में हम इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक नंबर में ना 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, इस तरीके से। फिर ना ये एजम्पशन लिया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। बाद में जो हिक्स आए थे ना उन्होंने कहा कि हम मेजर नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। हिक्स ने कहा था ये ऐसे करके कि मुझे ए प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है बी से, बी ज्यादा है सी से। वो हिक्स ने कहा था कि हम रैंक कर सकते हैं। ये तो क्या कह रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि मुझे ए प्रोडक्ट से 3 यूटिल मिल रही है, बी से मुझे 4 मिल रहा है, मतलब नंबर में। ठीक है, ये इसका एजम्पशन था। दूसरा इन्होंने कहा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की वो कांस्टेंट रहेगी, कि जो वैल्यू है मनी की वो चेंज नहीं होगी, चाहे कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करे या लेस स्पेंड करे। ये कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कि मनी की वैल्यू रिमेन करेगी सेम। बट ऐसा थोड़ी होता है यार, मनी की वैल्यू तो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा मान लो कि आपके पास एक 100 रुपए है, तो 100 में से समझ लो आपने पहले 1 रुपए खर्च किया, तो वो वैल्यू कह रहे कि उसकी भी सेम ही होगी, और जो आखिरी 1 रुपए खर्च करो वो इसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो ऐसा ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड ये मान रहे हैं आपका इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटीज से। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में ये क्या कह रहा है कि एक तरीके से कि जो मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला इफेक्ट है ना उसको इग्नोर कर रहा है। ये कह रहा है कि जो यूटिलिटी कोई भी हम जैसे कमोडिटी है जो उससे उसकी हर एक यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो आपका क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, तो किसी दूसरे गुड से मिलती है। तो ये ऐसा मानना है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मतलब सब्स्टिट्यूशन वाले को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो यूटिलिटी ड्राइव होगी हर एक कमोडिटी से वो इंडिपेंडेंट होगी अदर कमोडिटी से। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डोमेस्टिक यूटिलिटी अप्लाई होता है, वो आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है कि क्या होता है, कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा मोर यूनिट्स किसी कमोडिटी की, जो भी उसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं एमयू, वो गिरता रहेगा। ठीक है, ये रहा। फिर ये एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है आपके मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट क्या होता है, जहाँ पे मतलब जो प्राइस है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि प्राइस आपका यूनिफॉर्म होता है सारे बायर्स के लिए, और कोई भी बायर्स क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस नहीं करता मार्केट के प्राइस को, जो मार्केट फोर्स है वो डिटरमाइन करते हैं आपका। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में। फिर इसका एक ये है कि नो सब्सटीट्यूट्स, कि जो कमोडिटी है उसके लिए कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ऐसा ये एज्यूम करके चलते हैं। फिर कि हमारा कंज्यूमर भी कैसा कंज्यूमर है, काफी रैशनल कंज्यूमर है, समझदार कंज्यूमर है, कि वो मतलब अपने पैसों को सोच समझ के खर्च कर रहा है मैक्सिमाइज करने के लिए अपना सेटिस्फेक्शन। फिर एक और चीज है कि आपकी थ्योरी सिंगल कमोडिटी एनालाइज करती है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक ही कमोडिटी पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो द दिस जो इनकी थ्योरी यूजली अप्लाई करती है किस पे, वन कमोडिटी एट अ टाइम।
फिर इसका ये भी एजम्पशन है कि नो चेंज इन दी टेस्ट प्रेफरेंस, कि मतलब जो कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसकी इनकम है या फैशन है, सब क्या है कांस्टेंट, उनमें उस समय कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा ये एज्यूम करते हैं। और कि कांस्टेंट प्राइस है आपका किसका, कमोडिटी का। तो आज के इसमें हमने देखो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है, उसमें कंज्यूमर सरप्लस जाना कि क्या होता है, कि कंज्यूमर की क्या इच्छा है पे करने की, कंज्यूमर कितना एक्चुअल में पे कर रहा है, उसी के डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। फिर एजम्पशन में ये डाला कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। मार्जिन यूटिलिटी मनी की क्या कारण है, कांस्टेंट है, कि जो 1 रुपए की वैल्यू स्टार्टिंग में वही लास्ट 1 रुपए की भी होगी। फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में यही कहा कि जो भी यूटिलिटी, मतलब ऐसा मान लो ना उदाहरण के लिए कि एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है, जो आपकी इससे यूटिलिटी मिल रही है वो मतलब बी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बट देखो ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं होता। जैसे हम चाय पीते हैं, तो जो चाय से चाय पत्ती की जो यूटिलिटी है उसको किस पे निर्भर करेगी, आपकी चीनी पे, दूध पे, क्योंकि मिल के तो चाय बनती है ना। बट ये ऐसा मान रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होती है यूटिलिटी, कि जो एक कमोडिटी से हमें यूटिलिटी ड्राइव मिल रही है वो इंडिपेंडेंट है किसी दूसरी कमोडिटी से। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यहाँ पर अप्लाई होता है। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब कि यूनिफॉर्म प्राइस है बायर्स के लिए गुड्स का, और कोई भी बायर्स जो है मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। डिमांड फोर्सेस के द्वारा आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है आपकी कमोडिटी के लिए। कंज्यूमर रैशनल है, सिंगल कमोडिटी लेते हैं एक टाइम पे। कंज्यूमर की जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इनकम है, फैशन ट्रेंड है, वो क्या है उस समय कांस्टेंट है, मतलब जिस दौरान हम ये परचेज के दौरान ना, और कांस्टेंट प्राइस है आपकी कमोडिटी का। ये इसके एजम्पशंस है। अब देखो जब आपको लिमिटेशन लिखना है ना, वो तो जस्ट इसके अपोजिट में ही चले जाना है। इसलिए मैं आपको ऐसा करती हूँ, लिमिटेशन इसी वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे एजम्पशन आपने लिख लिया, तो लिमिटेशन में जो आपने ये नहीं लिख रखे पॉइंट, जस्ट उसके अपोजिट में ही कहना है, ठीक है। अब जैसे आप क्या कहोगे, पहले इसी में लिमिटेशन में पहला पॉइंट आप यही ले लोगे। इसमें आप लिखोगे कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर। क्यों नहीं मेजर हो सकती भाई, क्योंकि यूटिलिटी आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए। क्योंकि भी वेरी करते हैं ना पर्सन टू पर्सन। जैसे आपको समोसा खा के जितनी सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई जैसे जरूरी थोड़ा नहीं कि आपके दोस्त को भी उतना ही मिले, क्या पता उसको पिज्जा पसंद हो या मोमो पसंद हो। तो पहला तो ये है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा बस इसी को कहना है कि मार्जिन यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती, जो 1 रुपया आप आज खर्च कर रहे हैं अभी, उसकी कोई जरूरत नहीं कि जो वैल्यू लास्ट में खर्च करो वो भी उतनी ही हो। ये ऐसे करके जो 1 रुपए की वैल्यू अमीर के लिए अलग है और गरीब लोगों के लिए अलग है, ठीक है। फिर तीसरा में इसी को वो कर देंगे कि जो इसने इंडिपेंडेंट और यूटिलिटी के कंसेप्ट को इग्नोर किया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। गुड्स आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। और यहाँ पर आप टी और शुगर का उदाहरण दे दीजिए, ठीक है। फिर एक इसी को ले लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन मान के चल रहा है ये मार्केट में, कि हमारे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो जो इन रियलिटी में होता नहीं कि भी हमारे मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन अगर मान के चल रहा है, तो हम इसको आपके मोनोपोली इन परफेक्ट मार्केट में कैसे अप्लाई कर देंगे। फिर एक इसे लिख दे रहा है कि ये इग्नोर कर रहा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, कि भी गुड्स का सब्सटीट्यूट नहीं है। फिर इसी के कंज्यूमर को रैशनल मान रहा है, ये भी उसके उसमें आ जाएगा। फिर इसी को लिख देना कि ये सिर्फ सिंगल कमोडिटी एनालिसिस पे फोकस कर रहा है, मतलब एक समय पे एक ही कमोडिटी के। फिर इसमें मान लेना कि मान रहा है कि प्राइस जो है कमोडिटी का कांस्टेंट है, जो इन रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं समय के साथ। फिर एक और लिख देना कि ये मान के चल रहा है कि कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, फैशन कांस्टेंट है। बट इन रियलिटी कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, फैशन में चेंज होता रहता है। भाई कोई जरूरत नहीं कि आज आपको समोसा पसंद है तो कल भी आपको समोसा ही पसंद होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंज होता रहता है। तो लिमिटेशन में आपने जस्ट इसका अपोजिट लिख देना है, बस एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को छोड़ के बाकी जो सब पॉइंट है उसके अपोजिट में लिख देना है, ठीक है। और एक और चीज लिख देना इसके लिमिटेशन में कि ये आपका ना
जो ये अप्लाई होता है ऑर्डिनरी गुड्स में, क्योंकि हम इनको हैबिचुअल गुड्स होते हैं या एसेंशियल गुड्स होते हैं वहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हैबिचुअल और एसेंशियल गुड्स में कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना मुश्किल होता है। तो आपका ये भी लिमिटेशन में आप लिख देना कि कंज्यूमर सरप्लस का एक कॉन्सेप्ट आपका ऑर्डिनरी गुड्स में अप्लाई होगा, क्योंकि जो आपके हैबिचुअल और आपके एसेंशियल गुड्स में उनको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एजम्पशन का जस्ट अपोजिट आपके लिमिटेशन में आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें इस तरीके से। और जो ये हम कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यही आपका कंज्यूमर सरप्लस का वो भी है, कॉन्सेप्ट भी यही, मार्शल का भी आपका यही है सेम, ठीक है। हाँ, आपका हिक्स एलन का अलग है, और ये क्लासिकल व्यू वाला है आपका, ठीक है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बाद में से रिफाइन करके आईसी कप से समझाया था। अब इसी वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन भी आप उसी में पूछा गया था कि आपकी क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर सरप्लस की। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस भी आपकी कंज्यूमर सरप्लस की यही है। क्वेश्चन में जो आपको पूछा था कि इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या है, तो वही है सेम ये भी, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस की इंपॉर्टेंस। तो देखो पहले इंपॉर्टेंस तो यही है कि आपका जो हम वेलफेयर इकोनॉमिक पढ़ते हैं ना, वेलफेयर इकोनॉमिक क्या होता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसमें हम कहते हैं कि भाई हमें किस तरीके से मतलब रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है, पॉलिसी को ऐसे बनाना है कि हमारे समाज के कल्याण हो। तो भाई कंज्यूमर सरप्लस क्या बोलते हैं, उसका बेसिस है, क्योंकि ये बताया गया ना कि भाई मतलब अम, हम जो भी चीज कर रहे हैं उससे कंज्यूमर को क्या सरप्लस मिल रहा है, ठीक है। अगर ठीक है उसको ज्यादा सरप्लस, तो उसका मतलब वेलफेयर, जाहिर सी बात है ना, जितना हाई सरप्लस होगा उतना ज्यादा वेलफेयर होगा, तो ये आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र का बेस है। फिर ये गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में भी मदद करते हैं, जो गवर्नमेंट अपनी टैक्स की पॉलिसी बनाती है ना उसमें भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भाई आपका कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को यूज कर सकती है देख के कि भाई किसमें टैक्स ज्यादा लगाना है। अब जैसे आपका क्या हो गया कि अब पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा टैक्स लगा सकती है, क्योंकि पेट्रोल से लोगों को क्या बोलते हैं, आपका सरप्लस ज्यादा मिलता है। जैसे आप इसमें पेट्रोल का उदाहरण ले रहे हैं कि उससे कंज्यूमर सरप्लस उनके लिए ज्यादा है उसका, तो उसके लिए क्या कर सकती है, वो टैक्स इंक्रीज कर सकती है। अब कहीं पर ये होगी कि उनका कंज्यूमर सरप्लस उसके लिए कम हो, तो वहां पर ज्यादा टैक्स क्यों देंगे वो। फिर इसके अलावा जो भी आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती है आपकी, जैसे ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर, रेलवे की, इलेक्ट्रिसिटी की, उसके भी प्राइस कर सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बेस्ड ऑन। बस ये यही तक है कि जैसे आपकी जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस होती है, रेलवे की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, उसको भी प्राइस कर सकते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को यूज करके। तो उससे ये होगा कि जैसे हम ये जान लेंगे ना कि अगर हम कहीं पर हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो वो भाई सही है कि नहीं, जेन्युइन, अगर ठीक है उससे कंज्यूमर को अच्छा सरप्लस मिला तो जेन्युइन है वो चीज़, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें ये जानने में मदद करती है कि कंज्यूमर सरप्लस एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर गेन बाय इंपोर्टिंग चीपर गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है, कि भाई अगर वो मतलब फॉरेन कंट्री से सस्ते गुड्स ला रहे हैं तो किस तरीके से उनका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में भी हमें हेल्प करती है। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखो इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको टर्म ना बहुत जगह मिलेगा देखने को। इसका मतलब जैसे यही है कि गवर्नमेंट कोई ना प्रोजेक्ट बना रही, गवर्नमेंट समझ लो सोच रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं डैम बना दूं या ब्रिजेस बना दूं या कोई हॉस्पिटल बना दूं, तो वो ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, मतलब कि भाई उसकी लागत कितनी आएगी और उससे मुनाफा कितना मिलेगा, तो उसमें भी हमें हेल्प करती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि भाई उस प्रोजेक्ट से कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा मिल रहा है, तो अगर उसकी कॉस्ट बढ़ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस तो उसका ज्यादा है ना, तो उसमें भी आपका ये हेल्प करती है। ये आपका मोनोपोली प्राइसिंग में भी हेल्प करती है। मोनोपोली फर्म क्या होता है, इसको पढ़ के फिक्स कर सकता है प्राइस। अब जैसे जिससे कंज्यूमर को ज्यादा सरप्लस मिल रहा है उसके लिए ज्यादा प्राइस भी लगा सकते हो। अब ये हम इससे ये भी मेजर कर सकते हैं कि क्या वेलफेयर हो इनोवेशन, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है जैसे स्मार्टफोन, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, ये आपका इंट्रोड्यूस होती है, तो अगर इससे कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है तो ये दिखा रहा है कि इनोवेशन फायदेमंद है, बट अगर डिक्रीज होता है तो दिखा रहा है कि इनोवेशन का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है।
इसमें तो ये मिसप्रिंट हो रखा, बट इसमें यही है कि कंज्यूमर सरप्लस है और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज भी बना सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं हम बहुत सारे मार्केट में। देखो बहुत तरीके के मार्केट होते हैं ना, आपको कैसा मार्केट देखने को मिलेगा? परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट भी होता है आपका, मोनोपॉली भी होता है, ऑल्गो ऑल्गोपोली हो गया आपका, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली, आपका ओलिगोपोली, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग मार्केट में, वो फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर बेटर होगा कंज्यूमर के लिए। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स के साथ साथ ये सब्सिडी देने में भी हेल्प करती है, ठीक है। गवर्नमेंट भी टैक्स सिर्फ नहीं देती, सब्सिडी भी तो देती है ना आपकी गवर्नमेंट। किस पे देती है? जैसे भाई आपके फूड प्रोडक्ट्स पे देती है, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी पे देती है, ठीक है। इस तरीके से देती है ना कंज्यूमर के सरप्लस के बेस्ड ऑन, क्योंकि वो जानती है कि भाई इस चीज की वैल्यू क्या बोलते हैं, कि भाई गरीब लोगों के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, ताकि भी उनका वेलफेयर इम्प्रूव हो सके। तो मतलब गवर्नमेंट को ये सब्सिडी टैक्स दोनों चीजें देने में मदद करती है। तो भाई कंज्यूमर सरप्लस आपकी जस्ट एक थ्योरी नहीं है, ये आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने में, सब्सिडी लगाने में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए, मोनोपोली प्राइसिंग करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट है जो हमने देखा। तो हमने देखा एक तो आपका कंज्यूमर सरप्लस, इसमें देख लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बेस है, क्योंकि हायर द सरप्लस हायर द वेलफेयर। गवर्नमेंट को टैक्स लगाने में मदद करती है, जैसे पेट्रोल से उनको ज्यादा सरप्लस मिल रहा है तो उसमें ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का प्राइस करने में कि भाई उनसे सरप्लस कितना मिल रहा है, किस इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, मोनोपोली प्राइसिंग में, इनोवेशन कितने फायदेमंद हो रही है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, अलग अलग मार्केट को कंपेयर करके बेस्ट मार्केट चूज करने में मदद करती है, सब्सिडी देती है जैसे गवर्नमेंट फूड, एलपीजी, ताकि गरीबों का भला हो सके। तो इस सब में हेल्प करती है आपको कंज्यूमर सरप्लस। इवन आप एक पॉइंट ये भी लिख दो कि जैसे गवर्नमेंट को हेल्प करती है ना, इसी तरीके से आपका हेल्प करती है किसको, बिजनेसमैन को, अपने प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस डिटरमाइन करे और उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। भाई कंज्यूमर सरप्लस से वो जान सकता है ना कि क्या प्राइस डिटरमाइन करे। अब कैसे, कोई कमोडिटी उनकी ए है तो भाई इससे ना कंज्यूमर को काफी सरप्लस मिल रहा है, काफी मतलब सरप्लस मीन्स, कंज्यूमर सरप्लस मीन्स क्या होता है कि भाई कंज्यूमर ने कम एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिलता है, तो उसके बेस्ड ऑन वो रख सकती है ना कि भाई अगर उनकी कमोडिटी ऐसा है कि भाई हायर कंज्यूमर सरप्लस देती है तो उसके लिए प्राइस ज्यादा भी रख सकती है। तो बिजनेसमैन को भी प्राइस डिटरमाइन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है ये। इंटरनेशनल ट्रेड में तो मैंने आपको बताया था आपको कि कैसे हेल्प करता है। इससे हम जो है, एक तो मैंने कहा कि आपको बिजनेसमैन को हेल्प करती है प्राइस डिटरमिनेशन में, प्रॉफिट मैक्सिमम। इसके अलावा नेशनल वेलफेयर मेजर कर सकते हैं कैसे, जितना ज्यादा आपका कंज्यूमर आपका सरप्लस होगा उतना ही ज्यादा तो आपका नेशनल वेलफेयर होगा ना वो। और ये आपके बिजनेसमैन को प्राइस डिटरमिनेशन और इतना ही नहीं, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस को जब वो समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना उनको सरप्लस दे रहा है तो उसके बेस्ड वो प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो वही ये जो आपकी वीडियो थी, इसमें हमने कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग जाना। कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग में तो हमने ये जाना कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कंज्यूमर को मिलता है। अल्फ्रेड मार्शल को उसका फादर कहा जाता है। विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल अमाउंट जो पे कहते हैं उसका अंतर है। फिर मैंने आपको एजम्पशंस बताए क्या है ये सब कुछ, ठीक है। अब पूरे 11-10 पॉइंट मैंने डिस्कस करे आपके साथ। फिर लिमिटेशन में मैंने कहा कि जस्ट आपको इसका अपोजिट लिख देना है। फिर मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर सरप्लस की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको इंपॉर्टेंस पूछे या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पूछे, आप उसमें ये लिख सकते हो, क्योंकि जो पॉइंट है ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के दोनों यही है। और आपसे चाहे ऐसे पूछे कि क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर सरप्लस की इकोनॉमिक एनालिसिस, उसमें भी आप ये लिख सकते हो। बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक टैक्सेशन पॉलिसी में हेल्प करता है, प्राइस करता है पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस को इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बताया मैंने को बिजनेसमैन को भी प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, नेशनल वेलफेयर को मेजर करने में मदद करता है, ये सब कुछ।